प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन, इसके 9 स्टेप हैं जो अब हम देखने जा रहे हैं। तो 3 मेन स्टेप जो है इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन, इसके 9 स्टेप हैं जो अब हम देखने जा रहे हैं। तो 3 मेन स्टेप जो है इसमें। हम सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 है डिफाइन पर्पस एंड स्कोप। जो भी एवेलुएशन हम करने जा रहे हैं उसके करने का मकसद क्या है और उसको करने से फ़ायदा क्या होगा, स्कोप क्या है इसका, ठीक है। फिर प्लानिंग का स्टेप 2 है स्पेसिफाई एवेलुएशन क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हम पूछना चाह रहे हैं उनका इंतखाब किया जाए, बताया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम ऐड कर सकते हैं प्लानिंग स्टेज पर। नंबर 3 स्टेप है प्लानिंग का स्पेसिफाई इवेल्यूएशन डिज़ाइन। इवेल्यूएशन डिज़ाइन भी मुंतखब किया जाएगा कि किस तरह से कौन सी वाली इवेल्यूएशन की जाएगी, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, इसमें कौन कौन से तरीके होंगे, क्वेश्चंस के क्या अंदाज होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टेप 3 में। स्टेप 4 पर है क्रिएट डाटा कलेक्शन एक्शन प्लान। आप लोग एक एक्शन प्लान भी यहाँ प्लानिंग में बना लेंगे कि किस तरह से हम कौन कौन से सवालों के बच्चों को कितने कितने मार्क्स अलाउ करेंगे, यानी कितने हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि इतने मार्क्स में से आप लोगों ने ये वाला सवाल जो है वो उसका स्कोर अचीव करना है। तो इस तरह से डाटा कलेक्शन के लिए जो एक्शन प्लान है वो भी हमारा सेट हो जाएगा। प्लानिंग फेज़ हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। एग्ज़ाम की तैयारी हमने कर ली, सारी प्लानिंग कर ली, मकसद भी हमें पता है, उस इम्तिहान का स्कोप भी हमें पता है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी हमने इवेल्यूएशन के बना लिए, इवेल्यूएशन का डिज़ाइन भी स्पेसिफाई कर लिया है और डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे वो एक्शन प्लान भी बना लिया। तो अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे बच्चे और क्या होगा स्टेप 5 पर डाटा कलेक्शन, यानी फिर सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। कितने लोगों ने पेपर दिए, कितने लोगों ने क्या स्कोर अचीव किया डाटा एनालिसिस करके स्टेप 6 पर कि कौन से वे ऑफ क्वेश्चन जो है वो ठीक रहा, किस क्वेश्चन की स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर पाए, किसको नहीं कर पाए, तो वो एनालिसिस हो जाएगा। स्टेप 7 पर आकर फाइंडिंग डाटा इन्फ्रेंस। फिर हम देखेंगे कि जो भी डाटा है उस अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स कहाँ खड़े हैं, किस जगह पर वो ज़्यादा हेल्प अभी भी उन्हें चाहिए है, किस जगह पर उनको हम अगली क्लास में पर भेजने के लिए रेडी समझते हैं। फीडबैक आ गया स्टेप 8 और ये है डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। जो भी मालूमात हैं आपकी डाटा इकट्ठा करने के बाद जो रिज़ल्ट है आपके पास, उसको उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, अपने इंतज़ामिया जो है उसको बताना है। फिर उसके अलावा फीडबैक देना है स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूवमेंट के हवाले से, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि अपने स्कूल इंतज़ामिया को भी देंगे कि किस तरह से हम इस जो प्रोसेस है इसको मज़ीद बेहतर देख रहे हैं। आगे इवेलुएशन सर्कल उसका किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्लानिंग की बात हो रही है। प्लानिंग फॉर इवेलुएशन हम प्लान करेंगे कि कब लेंगे टेस्ट, एक सबक ख़त्म होने के बाद, या फिर हम आधी बुक ख़त्म होने के बाद, या फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे, या फिर सब्जेक्टिव टाइप लेंगे, या हम ज़बानी लेंगे, या फिर ये हमने डिज़ाइनिंग एंड इवेलुएशन प्रोसेस में जाकर देखना है, ठीक है, कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेना है, सब्जेक्टिव टाइप लेना है, या फिर हम उनसे एस्से राइटिंग करवाएंगे, या फिर हम उनको कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, किस तरह से इवेलुएट करेंगे। फिर अगला हमारे पास जो सर्कल है वो उसमें जाके देख रहे हैं तो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। फिर हमने वो सारा प्रोसेस कर लिया, हमने सोच लिया था, डिज़ाइन कर लिया था इवेलुएशन को, उसको कंडक्ट करवा लिया था और उसके बाद हम मालूमात इकट्ठी करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस हैं उनको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन और वो मालूमात हम इकट्ठी कर लेंगे उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। देन हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उस सारी इन्फॉर्मेशन को कि किस तरह से जो कुछ हमने पढ़ाया उसके नतीजे में हमें कितना परफॉर्म करके दिया बच्चों ने, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए नहीं हुए। फिर टेक एक्शन। फिर हम क्या करेंगे, अगेन या तो प्लानिंग करेंगे
या फिर हम उस सबक को छोड़कर अगला पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर हासिल किया है इस एवेल्यूएशन में, तो हम कह सकेंगे कि हाँ अब ये यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे पढ़ाने के हवाले से। या फिर हमें लगेगा कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस नहीं ठीक रही तो अगेन हम प्लानिंग करेंगे फॉर एवेल्यूएशन, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस जो है। अब हम देख रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एग्जामिनेशन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि होती हैं एक ऐसे टेस्ट में जो एग्जामिनेशन को अच्छा करार देता है। तो सबसे पहले हम क्वालिटीज़ देख रहे हैं, रिलायबिलिटीज़ हैं, वैलिडिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, स्ट्रेस फ्री है। इस तरह का इम्तिहान जो कि रिलायबल भी हो, जो वैलिड भी हो, जिसको हम जो उसके ऑब्जेक्टिविटी मकासद कुछ ना कुछ हों उसके, ऐसे नहीं है कि हम बिला मकसद आज हम पढ़ा साइंस रहे हों और हम इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ रहे हों तो कोई भी उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी। इसी तरह से स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम उनको स्ट्रेस में देकर सही तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाते, नहीं जज कर पाएंगे। क्वालिटीज़ अगेन हम देख रहे हैं, सब्जेक्टिविटी हो, फिर कंटेंट हो, क्लियरिटी हो। देखें जो भी पढ़ाया गया, जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड हो वो एग्जामिनेशन और इसके या टेस्ट, और कंटेंट जो उसको दिया गया था वो भी उस पढ़ाए हुए कंटेंट से आपका टेस्ट बना हो, और क्लियरिटी हो। ये नहीं कि आपने 5 सवाल दे दिए और आपने ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि इन 5 में से किस सवाल के कितने नंबर हैं और आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए वहाँ पर। उसके बाद है क्वालिटीज़, अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। और देख रहे हैं कि क्वालिटीज़ जो है ये भी टेस्ट की क्वालिटी में आता है कि वो अकाउंटेबिलिटी, यानी हम उस टेस्ट के बाद हम बच्चों को जायज़ा भी ले सकें। इस तरह का टेस्ट ना बना दें जिसका ताल्लुक ना हो उस टॉपिक से, उस उन्वान से जिसका हम टेस्ट लेना चाहें। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी को अगर हम देखें तो वो स्टूडेंट्स हमें जब दोबारा अपनी परफॉर्मेंस देंगे उनके आउटपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी कहलाएगा टेस्ट। क्वालिटीज़ ऑफ अ टेस्ट, अब अगेन उसकी डिटेल आ रही है थोड़ी सी क्वालिटीज़ के हवाले से। रिलायबिलिटी, इट रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड प्रिवेंशन ऑफ अ मेजरमेंट प्रोसीजर। इसका ताल्लुक अगर हम देखें, रिलायबिलिटी का ताल्लुक किस चीज़ से है कि जो मेजरमेंट प्रोसीजर है वो एक्यूरेट था, वो सबके लिए सेम था, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू वैलिडिटी एंड अपोजिट इज़ नॉट। इट हैज़ टू डू विद द कंसिस्टेंसी और प्रोड्यूसिबिलिटी और एन एग्जामिनी परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट। देखिए यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है उसका ताल्लुक ये है कि जिस स्टूडेंट से भी वो सवाल पूछा जाएगा उसी क्लास के लेवल के स्टूडेंट से वो उसको समझ पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। वो सबके लिए रिलायबल होगा, वो सबके लिए वैलिड होगा। और इसके अलावा जो एग्जामिनीज़ की परफॉर्मेंस है वो हम उस टेस्ट के थ्रू सबकी एक जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं होती, लेकिन हम सबसे एक जैसा टेस्ट ले सकते हैं। वैलिडिटी का मतलब है वैलिडिटी हैज़ टू डू विद द डिग्री टू विच द टेस्ट द स्कोर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट टू द inference that are to be made from them. The term validity refers to whether or not the test measure what it claims to measure. देखें, अगर हम एक ऐसे लिखवा रहे हैं कायदे आज़म के बारे में और हम देखते हैं कि वो ऐसे कायदे आज़म के बारे में जो लिखवाने का हमारा मकसद था, हम उसका मकसद था कि हम कायदे आज़म की हिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स से जानेंगे। लेकिन अगर हम उनको टेस्ट में ये कह देते हैं कि आप बताइए कि पाकिस्तान बनाने के बाद कायदे आज़म ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो हम जो इनिशियली कायदे आज़म का तारुफ है वो हम नहीं करवा पाएंगे अपने टेस्ट में, वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो फिर कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में जो जानने का हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं होगा, वो वैलिड नहीं रहेगा हमारा टेस्ट। इस तरह से एडिकेसी पे आ जाते हैं। तो एडिकेसी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सफिशेंट फॉर द पर्पस कंसर्न। जो भी मकसद था किसी भी टेस्ट का, उससे बिल्कुल वो उसको मुतमईन कर रहा है वो टेस्ट, वो उसकी एडिकेसी इस चीज़ को मेक श्योर करती है। द मीनिंग्स डज नॉट सजेस्ट अब्यूंडेंस और एक्सीलेंस or even more than what is absolutely necessary. Adequacy is simply the state of sufficiency, यानी ये सिर्फ उस चीज़ को शो करा रही है एडिकेसी कि जो भी चीज़ पूछी जा रही है वो सफिशेंट है, काफ़ी है, वही क्वेश्चन ही काफ़ी हैं उस मुतलका मकसद को हासिल करने के लिए या उस
टॉपिक को जिसका हमने क्वेश्चन बनाया है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स अ लैक ऑफ बाइस, जजमेंट और डिजस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमने, जो क्वेश्चन पूछे हैं, हमने सारे ज़हीन बच्चों के लायक नहीं बना दिया, हमने सारे कमज़ोर बच्चों के लायक नहीं बना दिया था। टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि वो बाइस ना हो, वो जजमेंटल ना हो। ये नहीं कि कुछ लोग उसको उस टेस्ट के बाद अच्छे नंबर हासिल कर सकें और कुछ बिल्कुल फेल हो जाएं। यूजेबिलिटी, द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन विद विच स्पेसिफाइड यूजर अचीव स्पेसिफाइड गोल्स इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स। एक जैसा माहौल हो, एक जैसा क्वेश्चन पेपर हो, एक जैसे मकासद हों, एक जैसा जो पढ़ाया आपने बच्चों को वो हो, और उसके बाद जो टेस्ट बनाया जाएगा वो यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।